जारी है कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल हथियार पर हथियार खरीद रहे हैं। अमेरिका से ड्रोन्स की डील की गई, अब फ्रांस से फाइटर प्लेन्स और सबमरीन्स की डील होने वाली है। सवाल यह है कि आखिर मोदी जी इतने हथियार खरीद क्यों रहे हैं और इन हथियारों के सौदे में क्या खास हो रहा है, डील के मायने क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। 13 से 14 जुलाई तक वो वहीं रहेंगे और एक बड़ी डिफेंस डील होगी। फ्रांस दौरे पर 90,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली है, जिसमें नेवी के लिए 26 राफेल विमान खरीदे जाएंगे और 2 पनडुब्बियों का सौदा भी किया जाएगा, जो भारत में निर्माण जिनका होगा। आपको बता देते हैं कि इसमें और क्या क्या खास है, उसके बाद इस पर आगे हम बात करेंगे। फ्रांस में जो डील होने वाली है अभी ठीक अमेरिका से हुए सौदे के बाद 26 नए राफेल विमान, 45,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इसके बाद 2 पनडुब्बियां और खरीदी जाएंगी और इस दौरे पर जब प्रधानमंत्री होंगे तो इस डील पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। भारत इस बात के लिए बदनाम रहा है कि हमारे यहां खासतौर पर रक्षा के सौदे जो हैं बरसों बरस दशकों तक खिंच जाते हैं। 2016 में 36 राफेल विमान खरीदे गए थे, एयरफोर्स के लिए खरीदे गए थे। अब 26 नए जहाज खरीदे जा रहे हैं और वो नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने कहा था कि उसे इन जहाजों की सख्त जरूरत है और इसीलिए इस दौरे पर वो डील जो है वो साइन हो जाएगी। अब कहानी थोड़ी और पीछे से शुरू करते हैं। 1980 का दशक। विनोद जी से बात शुरू करता हूं। सर, बोफोर्स का सौदा, हमने तोप खरीदी स्वीडन से, बोफोर्स तोप। वो तोप हमने कारगिल में इस्तेमाल की थी, पाकिस्तान को अच्छी तरह याद है। लेकिन कब सौदा हुआ था वो बोफोर्स का? 85-86। हमने 32 साल तक उसके बाद कोई तोप खरीदी नहीं। छोड़ दीजिए बोफोर्स, हमने कोई तोप ही नहीं खरीदी, क्योंकि उस तोप को लेकर इतना बवाल मच गया कि जो भी सरकारें आई उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कोई तोप खरीदने की। अब ये बात जबकि अपने जमाने में सबसे गुणवत्ता वाली तोप थी वो। अभी आप मुझे कल ही बता रहे थे ना उसको, लेकिन अब कुप्रचार ये था कि इसका गोला पीछे को आ जाता है। बाकायदा उस पर आर्टिकल छपे हैं भाई, और बड़े नामधारी पत्रकारों का आर्टिकल छपे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं के हवाले से। अब ये बात हमने बोफोर्स की इसलिए की, एक प्रधानमंत्री पर बोफोर्स सौदे में राजीव गांधी पर आरोप लगा कि इसमें करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। देश का तंत्र, सरकारी तंत्र इतना जड़ हो गया, इसमें ब्यूरोक्रेट, नेता, मंत्री सब शामिल हैं। हाथ लगाने से डरने लगे, जैसे उनको तोप चलानी हो कि हमने कोई रक्षा सौदा किया तो इसमें हम पर बेईमानी का इल्जाम ना लग जाए, हम पर चीटे ना आ जाए, करप्शन का दाग ना लग जाए। और हुआ ये कि आपने अपनी फौजों की रिक्वायरमेंट के बावजूद 3 दशक तक आपने और कोई सौदा नहीं किया। ऐसी एक सबमरीन की डील हुई 90 के दशक में, हमने उस सबमरीन की डील में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर कई वर्षों तक हमने सौदा छोड़ दिया। ऑगस्टा वेस्टलैंड, स्कॉर्पियन डील हुई थी, स्कॉर्पियन डील फ्रांस के साथ। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे यूपीए के काल में, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने वो सौदा रद्द कर दिया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसका नतीजा सोचिए क्या हुआ। हमारे वीवीआईपीज, और बड़ा प्रचार हुआ कि क्या जरूरत है वीवीआईपीज के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की, लेकिन वो हेलीकॉप्टर खरीदे नहीं गए। और अगर शायद वो हेलीकॉप्टर होता, बाकी जांच अभी भी चल रही है, ईश्वर की मर्जी, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत, जनरल रावत शायद वो आज होते, क्योंकि लेकिन सीडीएस वो भी उन्हीं पुराने हेलीकॉप्टरों का एक, नहीं, लेकिन सीडीएस जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे एमआई से, वो भी बहुत ही सुरक्षित और बिल्कुल, उस पर सवाल नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये दिखाता है कि हम इतने जड़ क्यों हो जाते हैं। अब आज का दौर देखिए, 2016 में राफेल विमान सौदे को लेकर के क्या कुछ नहीं किया कहा गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल करप्शन का चार्ज शायद पहली बार लगा हो, और राहुल गांधी ने लगभग 1.5 साल तक उसको कैंपेन की तरह चलाया। 2019 में उनको कोई लाभ नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी को उसका पूरा फायदा मिला, लोगों ने नहीं आरोप वो स्वीकार किया। कोई और नेता शायद अगर होता या कोई और सरकार अगर होती तो शायद कुछ तो हिचकिचाती, कुछ तो डरती। इतना हंगामा हुआ है, इसी जहाज पर हंगामा हुआ है, इसी तरह के सौदे पर हंगामा हुआ है। आप फिर 36 के बाद 26 जहाज खरीद रहे हैं 6 साल के अंदर। नहीं, देखिए, चूंकि राफेल सौदे में नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाया विपक्ष ने, लेकिन वो आरोप जनता ने स्वीकार नहीं किया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जो अपना आदेश दिया उसमें भी वो आरोप कहीं टिका नहीं। तो जाहिर है उससे मोदी जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और एक प्रधानमंत्री का जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप नहीं चिपके, तो हौसला बढ़ता है, और इसलिए उन्होंने दोबारा
रक्षा सौदों की तरफ हाथ बढ़ाया। और मुझे लगता है कि देश को इस वक्त जिस देश के सामने जो रक्षा चुनौतियां हैं, खासकर चीन ने जिस तरह घेरेबंदी की है भारत की और करने की कोशिश हो रही है, और जिस तरह विश्व परिदृश्य इस समय है और जो भारत की भूमिका बढ़ रही है एक ग्लोबल पावर के रूप में, रीजनल पावर तो भारत पहले से ही है, तो मुझे लगता है ऐसे में रक्षा सौदे बहुत ज़रूरी हैं, अहम है, और भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली से युक्त होना चाहिए। इस ज़रूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, इसीलिए वो अमेरिका जाकर के ड्रोन सौदे की बात होती है, 36 राफेल आते हैं, वहाँ ड्रोन ने भी इल्जाम लगा। उस राफेल सौदे के बारे में आप बता दूं, वो राफेल सौदा जो था, जो मोदी जी ने जिसको एग्जीक्यूट किया 36 राफेल में, वो 125 राफेल का था और जो यूपीए के टाइम से चल रहा था। 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने फाइल पे ये लिख दिया कि भाई अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं और अभी तक इसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए मैं इसको आगे की सरकार पर छोड़ता हूँ। यही बात आगे की सरकार पर उन्होंने छोड़ दिया कि अगली सरकार उस पर निर्णय लेगी कि क्या करना है। अगर हमारी सरकार लौट आई तो हम लेंगे, या जो आएगी वो लेगी। तो उसके आधार पर मोदी जी ने निर्णय लिया जो उनको निर्णय लेना था। उन्होंने बजाय 126 के 36 राफेल सौदों का सौदा किया और अपने तरीके से वो निगोशिएशन हुए होंगे। मुझे लगता है कि ये जो फ्रांस के साथ अब जो राफेल M जो आ रहा है, जो नेवी के लिए आ रहा है, ये भी अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। सुखोई का भी सौदा हुआ था, आप याद करिए, ऐसा नहीं कि सौदे नहीं हुए। सुखोई का सौदा देवगौड़ा के टाइम में हुआ था, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे उस समय। वो सुखोई भी आज हमारे वायुसेना का एक मजबूत उन्नत विमान है, जो F-16 से ज़्यादा बेहतर तकनीक वाला है, एक तरह से जवाब है। T-20 टैंक्स का भी सौदा हुआ था देवगौड़ा के टाइम में, ऐसा नहीं सौदे हुए नहीं, और सौदे हुए भी, मतलब कंप्लीट भी। स्कॉर्पियन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो यूपीए के टाइम में हुआ था, और उस पर जो रक्षा मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जब स्कॉर्पियन डील हुई जो पनडुब्बी की, एक चेक पिस्टल की डील हुई थी जिस पे आरोप लगा अरुण नेहरू उस समय उनके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, बाद में उस आरोपों से बरी हो गए। दिक्कत हमारे यहाँ क्या है कि देखिए रक्षा सौदों में क्या होता है कि मिडिल मैन जो है वो हमारे यहाँ वर्जित है। हमारे सिस्टम में ये जो है कानूनी करके कि कोई मिडिल मैन नहीं होगा, लेकिन होता हर डील में। और दुनिया की किसी भी डिफेंस डील में बिना मिडिल मैन के डील ही नहीं होती, वो चाहे ऑफिशियली रहे चाहे ऑफिशियली रहे। तो ऑफिशियली हमारे यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं, जबकि बाकी पश्चिमी देशों में ऑफिशियली मिडिल मैन होता है, उनके यहाँ प्रावधान है। हमारे यहाँ उस प्रावधान को बोफोर्स के बाद से हटा दिया गया, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। और आज तक रक्षा सौदे जितने हुए हैं उनमें आरोप भले लगे हों, साबित कोई नहीं, बोफोर्स भी साबित नहीं हो पाया। मैंने वही तो कहा कि हम उस आरोप का ही असर इतना होता था, जिस बोफोर्स पे हमारे हाथ ना जल जाए, दोबारा हाथ डालने से डरते थे। बोफोर्स पे सरकार चली गई राजीव गांधी की, और वीपी सिंह उस समय जो है नेता थे विपक्ष के, हम लोगों ने उनकी मीटिंग अटेंड की है, वो तो कहते थे मेरी जेब में ये पर्ची रखी हुई है, मैं निकालता हूं, इसमें नाम है किसी दलाली खाई। अब वो पर्ची आज तक नहीं आई, और पीपी सिंह भी चले गए, सरकारें भी चली गई, और उसके बाद कितनी सरकारें आई, और जितनी बोफोर्स में दलाली के आरोप नहीं लगे तो उससे ज्यादा पैसा तो जांच में खर्च हो गया, कई गुना ज्यादा पैसा सीबीआई। राजीव गांधी सरकार केवल उस एक मुद्दे के सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा मुद्दा बोफोर्स सरकार जाने का, कि पहली बार ऐसा हुआ कि रक्षा सौदों को लेकर किसी प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगा और लोगों को लगा कि रक्षा सौदों में दलाली की गई, इसका मतलब गड़बड़ है। लेकिन क्या बदला है रक्षा सौदों के कल्चर में? नहीं, मुझे लगता है कि बोफोर्स की जब हम चर्चा करते हैं तो ये ठीक है कि बोफोर्स बहुत अच्छी तोप थी और किसी भी जांच में सीधे तौर पर कुछ नहीं निकलता, लेकिन क्वात्रोकी था, मिडिलमैन था, उसके खाते में पैसे गए थे, ये सारी चीज़ें तो मतलब ये सामने ही है। हाँ, अब उसकी आप चेन जोड़ के गांधी परिवार तक जो आरोप लगाते थे वो नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंच पाया, ये कह सकते हैं। बोफोर्स तोप को लेकर कभी कोई इस तरह की किसी ने कोई बात नहीं की थी, उस वक्त भी जो आरोप लगते थे, और राजनीतिक तौर पर आरोप की अलग बात है, लेकिन जो कल्चर बदला वो समझना चाहिए। जो विनोद जी ने कहा कि मिडिल मैन अपने यहाँ होता नहीं है, पहले सारी डील इस सरकार के पहले तक मिडिल मैन के जरिए ही होती थी। कोई भी संजय भंडारी से लेकर कोई न कोई एक कमीशन एजेंट, वो हाँ आधिकारिक रूप से बिल्कुल सही वर्मा है, लेकिन वो रहते ही थे। और जितने सेना के बड़े अधिकारी रहते थे उनसे बड़ी बड़ी आर्म कंपनियां उनके साथ समझौते करती थी। जैसे आमतौर पर माना जाता है ना कि किसी विभाग का मंत्री है तो किसी उसी काम करने वाली कंपनी में जाके वो काम करने लगे, तो कुछ उस तरह का काम होने लगता था। ढेर सारे आरोप भी लगे, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड भी है, ढेर सारे ऐसे आरोप रहे। अब क्या हुआ है, एक तो डिफेंस की कमेटी होती है जिसके बिना ऑर्डर किए, जिसके बिना अप्रूव किए नहीं होता, लेकिन उससे आगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी हुई ही नहीं। और नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी तो जो कमीशन खोरी है, जो ब्राइबरी है, जो रिश्वतखोरी है, वो कम हो जाएगी। दूसरा, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है तो क्वालिटी को लेकर भी जितने सवाल खड़े हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं।
ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आती है। जैसे राफेल के मामले में क्यों वो नहीं चिपका नरेंद्र मोदी के ऊपर, इसीलिए नहीं चिपका कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, कंपनी जरूर थी फ्रांस की, लेकिन सरकार के द्वारा एक तरह से उन्होंने फैसिलिटेट किया, उनके जरिए वो आया। तो ये जो एक बड़ा बदलाव है। और अभी भारत सरकार ने जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है करीब करीब 16,000 करोड़, हम इसकी बात तो खूब करते हैं कितने का हम खरीद क्या है, 16,000 करोड़ का हमने निर्यात कर दिया। ये कल्पना ही नहीं थी। हमारे डीआरडीओ, हमारी डिफेंस फैक्ट्रीज जो बना रही हैं, उनको दुनिया के अलग अलग देशों में हम बेच ले रहे हैं और हम उन चीजों को बैंड लिस्ट में डालते हैं जिनको हम तैयार कर चुके हैं। तो यानी 3 लेवल पर हुआ, पहला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो गई, दूसरा हम निर्यात की तरफ भी बढ़े और तीसरा स्वदेशी की तरफ हम बढ़ेंगे, इंडिजिनस की तरफ बढ़ेंगे। ये 3 बड़े बदलाव हैं और इसको हमारी सुरक्षा के लिहाज से भी और जो दुनिया का एक कहें कि वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सर 2 सवाल संजय जी आपसे, एक जो सिक्योरिटी कल्चर की बात कर रहे हैं, इसमें आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं क्या पिछले कुछ वर्षों में आया हो? और दूसरा, जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो उसके लिए ये मुद्दे कितने गंभीर होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? पाकिस्तान, चाइना, राफेल खरीदा, जहाज खरीदा हमने, ये सारे मुद्दे कितना घर करते हैं? देखिए, ये सब मुद्दे जनता के बीच में तब एक तरह से चर्चा होती है जब इसका प्रचार किया जाता है कि भाई सरकार देश की सुरक्षा के लिए विमान खरीद रही है, बोफोर्स तोप खरीद रही है और तमाम तरह की चीज़ें। अगर ये सौदे इन सौदों की अगर चर्चा ना हो, अगर ये ना बताया जाए कि ये सौदे क्यों खरीदे जा रहे हैं, तो जनता में इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, परसेप्शन का मामला है। परसेप्शन ये है, हमारे अगर हम पड़ोसी राज्यों देशों की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान एक खतरा है, लगातार खतरा बना रहता है। देश की सुरक्षा सबसे अहम है। बेरोजगारी, महंगाई सबसे भी अगर सबसे बड़ी सरकार के लिए चुनौती या देश के लिए सबसे जरूरी चीज है, वो है देश की सुरक्षा। लोगों की नजर में भी ये बाकी फैक्टर्स को ओवरराइड करता है। बिल्कुल, अगर आप इन सब मुद्दों की बात करें और कहें कि देश को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किसको करना चाहिए, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग ये कहेंगे कि पहले तो हमारी सीमा सुरक्षित होनी चाहिए। उस नजरिए से जब आप इसको पेश करते हैं कि उसकी सुरक्षा के लिए ये सौदे किए जा रहे हैं, तो जनता इस पर चर्चा करती है, कहती है कि हाँ, हमारी सरकार हमारी सुरक्षा के बारे में सोच रही है। और परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है। परसेप्शन ये है, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ईमानदार हैं, ये सरकार ईमानदार है, यहाँ भ्रष्टाचार के कोई मामला नहीं होता। इस वजह से ये जो सौदे जो कह रहे थे कि अब पहले जिस तरह के सौदे होते थे, चाहे वो डिफेंस के रिलेटेड हो और आज जो डिफेंस के सौदे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है नजरिया फर्क है। जनता उस नजरिए से देखती है कि भाई ये तो ईमानदार सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नाक के नीचे कोई भ्रष्टाचार का काम घटना नहीं होगा। ये आज भी है परसेप्शन? बिल्कुल, आज भी परसेप्शन बना हुआ है और ये सबसे बड़ा एसेट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि एक ईमानदार, एक मजबूत नेता जिन्होंने देश का स्टेचर दुनिया में बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहती हैं। अभी आपने ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात की, जैसे ईमानदार भी परसेप्शन के साथ निर्णय लेने का भी होता है। ईमानदार का परसेप्शन तो मनमोहन सिंह का भी था, मनमोहन सिंह पे भी कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा पर्सनली, लेकिन हाँ, लेकिन निर्णय लेने की बात है। ईमानदार परसेप्शन और निर्णय लेने की त्वरित, मनमोहन सिंह की समस्या थी त्वरित निर्णय लेने का एक दिक्कत थी। मोदी जी ईमानदारी की छवि के साथ साथ निर्णय भी लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। साथ नहीं सर, उसमें ये नहीं था कि मनमोहन सिंह खुद निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। नहीं, अब ये तो खैर अलग बहस हो जाएगी। नहीं, वो तो प्रचार ज्यादा है। मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए, मैं गिना सकता हूं जिनमें सोनिया गांधी की सहमति नहीं थी, लेकिन अब उस बहस पे हम जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। नहीं, मैं तो बाकायदा नई दुनिया में स्टोरी की है इस पर भाई कि कौन कौन से फैसले मनमोहन सिंह अपनी मर्जी से लिए हैं और बड़े अहम फैसले लिए। यूएस के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट किया था उसमें यूपीए सोनिया गांधी की सहमति नहीं थी, मनमोहन सिंह ने किया। न्यूक्लियर डील में बाद में सहमति हो गई थी। शुरू में जब ये आगे बढ़े थे तो सहमति नहीं थी क्योंकि लेफ्ट का इतना दबाव था, सोनिया गांधी भी तैयार नहीं। सर ये बात जो है, जैसे न्यूक्लियर डील तो मनमोहन सिंह का अपना इनिशिएटिव था। न्यूक्लियर डील की बात हुई और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के मनमोहन सिंह, उनका ग्राफ बढ़ा था, खासकर न्यूक्लियर डील के वक्त। उसके बाद 2009 में फायदा मिला उनको, बिल्कुल उसका फायदा भी मिला। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब विदेशों का दौरा करते हैं, अभी जैसे यूएस का विजिट हुआ, स्टेट विजिट हुआ, खूब तामझाम था उसके अंदर। ये चीजें जो है, क्योंकि लगता है कि सरकार का बड़ा फोकस है और सरकार, पॉलिटिशियन तो आप तो फायदे के लिए फायदा अपना देखते ही हैं। इन चीजों का कितना लोगों पर असर होता है कि मोदी जी गए अमेरिका में, देखो बाइडेन ने कैसे स्वीकार किया? अब बिल्कुल, अगर आप जनता के नजरिए से देखें तो बड़ी संख्या में देश की जनता को यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश का दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है।
हमारे प्रधानमंत्री पहले जब दूसरे देशों में जाते थे और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में जाते हैं तो किस तरह से इनका दबदबा है दूसरे देशों पर भी। मजबूत देशों की अगर चर्चा हो रही है, आपने यूएस का जिक्र किया, चाहे वो यूएस जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, इंग्लैंड जाएं, तो जिस तरह से उन राज्यों में रिसेप्शन हो रहा है, उन देशों में इनका रिसेप्शन हो रहा है, उससे लोगों को ये लगने लगा है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं। हम आज तक ये समझते थे कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मजबूत हैं। तो ये जो इक्वेशन है, लोगों को लगता है ये पूरे दुनिया में हमारा इक्वेशन बदल गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ही पॉजिटिव रूप से जिम्मेदार है। मतलब मैं कह रहा हूं कि उनके कारण ये पूरा इक्वेशन, हाँ, उनका योगदान है, इक्वेशन पूरा बदल गया। हम पहले दबे होते थे, हम का मतलब हम भारतीय, हमें लगता था कि भाई हम यूएस से नीचे हैं, हम जर्मनी से नीचे हैं, हमारी हैसियत उनसे कम है। ये पूरा इक्वेशन जनता के नजर में बदल गया है। उन्हें लगता है कि हम उनसे नीचे तो बिल्कुल नहीं है, बराबरी कर रहे हैं और कई देशों से तो हम आगे निकल गए हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का योगदान है। जब कोई प्रधानमंत्री अपने बलबूते बहुमत की सरकार लेके आता है तो उसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो अपने बलबूते लेके नहीं आए और बहुमत था ही नहीं, मिलीजुली सरकार थी। अटल जी बहुत बड़े देश के नेता थे, लेकिन वो भी बीजेपी को बहुमत की सरकार नहीं दिला पाए, वो भी गठबंधन की सरकार चलाई। नरसिम्हा राव की सरकार को भी पूर्ण बहुमत नहीं था और वो भी, उसमें भी राजीव गांधी का योगदान था उनकी सरकार को जो जीत के आई थी। तो ये सब चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण कि जिस नेता के पर पूरा देश विश्वास करता है वो भी मैसेज बाहर जाता है। तो मोदी, मान लीजिए मोदी जी 150 सीट के नेता होते तो ये सम्मान नहीं मिलता उनको जो 303 सीट के नेता होने का मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।